सियासत की बात सच्चाई के साथ आपके साथ मैं हूं श्वेता एस त्रिपाठी। सरकार चाहे कोई भी हो, सिस्टम को संचालित करने का जिम्मा ब्यूरोक्रेसी का ही होता है। लिहाजा ब्यूरोक्रेसी की चाबी हर सरकार अपने हाथ में रखना चाहती है ताकि मन मुताबिक फैसले कराए जा सके। सियासत के इस खेल को ब्यूरोक्रेसी भी बखूबी जानती है। ऐसे कितने ही अफसर हैं जिनकी सेहत पर सरकार बदलने का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वहीं कुछ अफसर ऐसे भी हैं जो किसी के दबाव में नहीं झुकते और खामियाजा भुगतते रहते हैं। इन दिनों देश के 3 राज्यों में नौकरशाही के सियासी खेल से जुड़े 3 तरह के मामले सामने आए हैं, जो ये बता रहे हैं कि सिस्टम में अब वही टिकता है जो या तो रसूखदार हो और या फिर तिगड़मबाज हो। ईमानदारी के लिए अब सिस्टम में जगह कम ही बची है। यूपी के डीजीपी का सेवा विस्तार हो, हरियाणा में अशोक खेमका का तबादला हो या फिर मसूरी की आईएएस एकेडमी के डिप्टी डायरेक्टर पर लगे संगीन इल्जामों का मामला, तीनों मामले इत्तेफाक से एक साथ सुर्खियों में हैं, जिनके बहाने सियासत और नौकरशाही का खेल सरेआम हो चुका है। पहले ये रिपोर्ट देखते फिर इस पर चर्चा करेंगे। 20 लाख की क्या रहा उसमें 5 लाख रुपए मैं दे चुकी, 15 लाख रुपए देने की बात थी। सौरभ जैन सर ने वो इशू किया और सौरभ जैन सर ने ही वो बनाया था और वो फर्जी आई कार्ड है। मैंने उसके लिए 1000 बार ऑब्जेक्शन किया। 6 महीने तक आईएएस एकेडमी में अवैध तरीके से रहने वाली रूबी चौधरी के इल्जाम बेहद संगीन है। सवाल सिर्फ इल्जामों से नहीं बल्कि उस हालात से भी खड़े हो रहे हैं जो सीधे सीधे संस्थान के बड़े अफसरों को कटघरे में खड़े कर रहे हैं, क्योंकि ये बात किसी के गले नहीं उतरेगी कि बिना किसी बड़े अधिकारी की सरपरस्ती के कोई बाहरी शख्स 6 महीने तक इस एकेडमी में रह सकता है। केरल कैडर के आईएएस अधिकारी सौरभ जैन, जो कि मौजूदा वक्त में एकेडमी के डिप्टी डायरेक्टर हैं, वो सवालों के घेरे में है। 2002 बैच के इस अधिकारी पर रूबी चौधरी ने आरोप लगाया है कि उन्होंने न केवल एकेडमी में नौकरी दिलाने का झांसा दिया बल्कि 5 लाख रुपए भी लिए और फर्जी आई कार्ड भी बना कर दिया। दरअसल उत्तराखंड से सामने आई ये कहानी नौकरशाही में होने वाले खेल की महज एक तस्वीर दिखाती है। दूसरी तस्वीर यूपी से सामने आई है, जहां डीजीपी अनिल जैन के सेवा विस्तार ने ये बता दिया है कि सत्ता साधने की प्रतिभा अगर हो तो कोई भी सरकार अफसरों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अमूमन विरोधी पार्टियां एक दूसरे के चहेते अफसरों को ठिकाने लगाने का बहाना तलाशती हैं। ऐसे दौर में बीएसपी सरकार के बेहद करीबी अफसर रहे अनिल जैन ने अगर बीएसपी के धुर विरोधी एसपी की सरकार को साध लिया तो ये उनके विलक्षण प्रतिभा का ही प्रतीक है। बीएसपी सरकार के दौरान आईजी रहते हुए जैन साहब कांग्रेस नेता रीता जोशी का 2009 में घर जलाने के मामले में सीबीसीआईडी जांच में दोषी पाए गए हैं। बावजूद इसके एसपी सरकार की कृपा जनाब पर ऐसी बरसी कि पहले तो तमाम सीनियर्स को दरकिनार कर इन्हें डीजीपी बनाया गया और बाद में 3 महीने का सेवा विस्तार भी दे दिया गया। किसी अधिकारी की पहुंच कितनी ज्यादा है ऊपर में शासन में, इस पर ही मिलते रहे। अन्यथा जो पॉलिसी रहती है हमेशा आईपीएस की पॉलिसी है उसके अनुसार नहीं मिलने चाहिए। ये 2 मामले नौकरशाही के भीतर चलने वाले बड़े खेल का बड़ा उदाहरण है। तो वही एक उदाहरण हरियाणा के अशोक खेमका भी हैं, जिन्हें करियर के 45वें तबादले का लेटर मिल चुका है। सवाल ये कि क्या नौकरशाही में टिकने के लिए तिकड़म और सत्ता को साधने का हुनर ही जरूरी रह गया है, काबिलियत और ईमानदारी का कोई मतलब नहीं। देहरादून से सोनू सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक तो है अपने यूपी के डीजीपी ए.के. जैन साहब, जो कि परस्पर धुर विरोधी सियासी दलों को एक तरीके से साथ लेते हैं, और एक है हरियाणा के आईएएस अधिकारी अशोक खेमका, जिन्हें अपने 23 साल के कार्यकाल में 45वें तबादले का लेटर मिल चुका है। हरियाणा की कांग्रेस सरकार के दौरान अपने ईमानदार रवैये से नेताओं की आंख की किरकिरी बने रहे अशोक खेमका को लगा था कि हरियाणा में सत्ता परिवर्तन के बाद उनके भी अच्छे दिन आ जाएंगे, और इसका संकेत भी तब मिला था जब खट्टर सरकार ने खेमका को ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बनाया था। लेकिन अब उन्हें पुरातत्व और संग्रहालय विभाग जैसे महत्वहीन विभाग में भेज दिया गया है। खास बात यह है कि खेमका को उसी विभाग में भेजा गया है जहां से हटाकर
उन्हें पिछले साल नवंबर में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बनाया गया था। हालांकि हरियाणा सरकार के इस फैसले का अंदर से ही विरोध शुरू हो चुका है। सरकार में मंत्री अनिल विज इस फैसले से नाखुश हैं। नहीं, मैं बिल्कुल खेमका के साथ हूं और खेमका ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी है, मैं तभी से उसके साथ हूं और मैं साथ दूंगा। लेकिन अब तबादला क्यों किया गया, किन कारणों से किया गया और क्यों दोबारा उनको उसी स्थान पर भेजा गया, ये सारा मैं मुख्यमंत्री से बात करने के बाद ही इस पर कोई अपनी बात प्रतिक्रिया दे सकता हूं। और इस पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नोएडा स्टूडियो में पंजाब पुलिस के पूर्व आईजी सीपाल सिंह हैं, लखनऊ से पूर्व डीजीपी केएल गुप्ता हैं और चंडीगढ़ से हमारे साथ हमारे रिपोर्टर नेहा सलारिया जुड़ चुके हैं। आप दोनों ही खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं नोएडा स्टूडियो का ही रुख करना चाहूंगी। सीपाल सिंह, आपसे मेरा एक सवाल ये है कि ये रिपोर्ट भी आपने देखी। अब मेरा एक सवाल है कि ये सब जानते हैं देश में कि ब्यूरोक्रेसी के जरिए ही काम होते हैं, सरकारें चलती हैं, तो ये समझे कि जो कुछ हो रहा है दरअसल क्या ये कहें कि ब्यूरोक्रेसी पर कहीं लगाम लगाने की इच्छा नहीं हो रही है, कोशिश नहीं हो रही है, मजबूरियां हैं, क्या समझा जाए इसे? आप इस सिलसिले में जो सवाल कर रहे हैं ये डीजीपी साहब के एक्सटेंशन के मुताबिक पूछ रहे हैं या एकेडमी की बात कर रहे हैं? सारी चीजों को ही अगर हम देखें। नहीं, दो चीजों को सेपरेट लीजिए। जहां तक एक्सटेंशन का सवाल है, डीजीपी की एक्सटेंशन के लिए डेफिनेटली कार्डर कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो है स्टेट होती है और जाके अप्रूवल जरूर कमेटी से होती है, एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड से होती है। इस केस में पहले एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड सेंटर ने रिजेक्ट कर दिया था कि नहीं एक्सटेंशन देनी। उसके मतलब फिर जो अथॉरिटी है कंट्रोलिंग अथॉरिटी, स्टेट ने जोर डाल के उनको किया। अब स्टेट ने जोर डाल के उनको एक्सटेंशन क्यों दिलाई, इसके लिए तो यही कहा जा सकता है कि स्टेट अपने हाथ में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट रखना चाहती है जिसको जिससे मर्जी इस्तेमाल किया जाए। इसके ऊपर इतनी चर्चा पहले हो चुकी है। जब प्रकाश सिंह साहब ने एक पिटीशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में 1996 में, 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने उसमें डायरेक्शन दी है। उसमें 7 डायरेक्शन है, ये होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, उसके अंदर ऑपरेशनल जो एसपी वगैरह हैं उनके 2 साल का टर्नओवर होना चाहिए, पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड होना चाहिए, स्टेट एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड होना चाहिए। और उसमें यह भी है कि जो डीजीपी को अपॉइंट किया जाए, 7 डायरेक्टिव है, जो डीजीपी का अपॉइंटमेंट है वो बड़ी ट्रांसपेरेंट तरीके से और उसकी मेरिट्स को कंसिडरेशन रखकर डीजीपी अपॉइंटमेंट होनी चाहिए और 2 साल की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए कम से कम। इसमें से कोई भी चीज जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन गई है स्टेट को आज तक एक्सेप्ट नहीं हुई, तो इसका मतलब ये हुआ कि इवन सुप्रीम कोर्ट के कहने पे फिर एक दफा सुप्रीम कोर्ट में गई इसके खिलाफ के साहब आपके देखिए, आपके कहने का हुक्म है, आपके कोर्ट के कंडेमनेशन के लिए कि कोर्ट के साथ आपके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है, आप नहीं मानते, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी हाथ नीचे कर दिए। उसमें लिखा है हम क्या कर सकते हैं, स्टेट अथॉरिटीज को हम तो डायरेक्शन ही दे सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है ये कई साल से जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है उसको किसी तरह तोड़ मोड़ को उस जो अथॉरिटीज है ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटीज को अपने हाथ में रखना चाहती है। बिल्कुल बिल्कुल, यही एक अहम सवाल है। हम समझना चाहते हैं क्या ये कहें कि हाथ में रखना चाहती है और इसलिए हाथ बन जाते हैं कोई भी एक्शन लेने के लिए। हमारे साथ इस वक्त लखनऊ से पूर्व डीजीपी केएल गुप्ता साहब हैं। मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ, 3 राज्यों की बात करें, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, तीनों ही जगह अगर हम कहें, जैसा कि सीपाल सिंह साहब भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर सवाल उठता है कि आप सिस्टम खुद मजबूर हो चुका है क्योंकि वो ब्यूरोक्रेसी को अपने हाथ में रखना चाहता है, अपने मुताबिक चलवाना चाहता है। ये कहें कि सिस्टम के हाथ बन चुके हैं दरअसल अपने मन मुताबिक चीजें करने के लिए, इसलिए एक्शन लेने से डरता है सिस्टम। नहीं, जैसे अभी सिंह साहब ने बताया बिल्कुल सही, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स हैं कि टॉप ऑफिसर्स, चाहे अब तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के बारे में भी वही डायरेक्टिव्स आ गए हैं, आईएएस के, कलेक्टर और चीफ सेक्रेटरी के लिए भी, पुलिस के तो 2006 में हो गए थे, पर कोई भी राज्य इसको मानने को तैयार नहीं है क्योंकि वो डीएम एसपी की लगाम अपने हाथ में रखना चाहता है और हर 2-3 महीने उत्तर प्रदेश में हर 2-4 महीने में ट्रांसफर हो रहे हैं। तो इस चीज के लिए तो कोई भी स्टेट तैयार नहीं, कहीं भी यानी इंडिया की किसी स्टेट में भी पूरी तरह से फॉलो नहीं हुआ। एक आदमी ने एक्ट बना लिया, किसी ने कुछ कर लिया। तो उत्तर प्रदेश में और भी 3 साल के इनके टेन्योर में 7 या 8 डीजीपी हो चुके हैं। तो ये उसी की वो है, कंटिन्यूएशन है कि पुलिस को अंडर थंब रखना चाहते हैं। अधिकारी 2-3 महीने में क्या कर लेगा, ना
प्रशासन उसकी सुनेगा और वो बेचारा अपना मार्क टाइम करके चला जाएगा। तो असली बात यह है कि प्रशासन की तरफ किसी का ध्यान नहीं है, अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं नेता लोग। अब जैसे और चीजें आपने पूछी थी खेमका के बारे में, तो इस प्रशासन में घुन से तो लगी गया रॉट। अब ईमानदार आदमी बेचारा बैकग्राउंड में चला गया है, छिप गया है, और बेईमानों का बोलबाला है। तो चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए, चाहे बीजेपी की भी, इससे पहले हुडा सरकार थी, आप ये मान रहे हैं कि ईमानदार जो लोग हैं वो किनारे होते चले जा रहे हैं, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, तो इनको बढ़ावा कौन दे रहा है फिर? हाँ जी हाँ, नहीं इनको बड़ा ये है कि ये सिस्टम में इतना करप्शन हो गया है कि हर राजनीतिक दल पोस्टरिंग करता है जब पावर में नहीं रहता है। अब यही गवर्नमेंट आ गई पावर में, इसको ट्रांसपोर्ट कमीशन बनाया, फिर हटा दिया, लगता है कि फिर कमाई में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो। तो ईमानदार आदमी की कोई भी पार्टी में वक्त नहीं है, जरूरत नहीं है, ये इससे सिद्ध हो रहा है। और पोस्टरिंग भले उल्टा जैसा कहते रहो कि साहब हम ये देखेंगे वो देखेंगे, कर कुछ नहीं रहे। तो ईमानदार आदमी बैकग्राउंड में है, छिप गया है। बेईमान जो है अपना कंप्रोमाइज कर लेता है सिस्टम के साथ में। कंप्रोमाइज क्यों हो रहा है? बहुत अहम सवाल तो ये भी है जी केएल गुप्ता जी, बहुत अहम सवाल है कि आखिर कॉम्प्रोमाइज क्यों हो रहा है, किन कंडीशंस में कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। आपके पास मैं दोबारा लौटूंगी, बहरहाल चलिए चंडीगढ़ का भी रुख कर लेते हैं। नेहा सलारिया हमारे साथ है। नेहा, मुझे ये बताइए कि एक तरफ तो ये बात कही जा रही है कि ऐसी जगह पोस्टिंग दी गई है जहां पर अच्छे अधिकारी की जरूरत है, तो फिर पिछली बार क्यों हटा लिया गया था उस जगह से? क्यों एक तरीके से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में भेज दिया गया था? क्या उस वक्त जरूरत नहीं थी उस डिपार्टमेंट की? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें जिस तरीके से हम ये मुद्दा इशू जो है वो डिस्कस कर रहे हैं कि ईमानदार होने का जो मूल्य है वो चुकाना पड़ता है जो अफसरों को, और इसी कारण जो ईमानदार अफसर हैं जो सिस्टम के खिलाफ बोलते हैं उनको कहीं ना कहीं काले पानी की सजा जरूर दी जाती है। और अगर हम बात करें, फिलहाल वो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर थे अशोक खेमका, लेकिन अभी फिलहाल उनका तबादला कर दिया गया है। हालांकि अभी फिलहाल यही कहा जा रहा है कि उनकी जरूरत थी वहां पर, और ये भी कहा जा रहा है कि ये एक रूटीन अफेयर है, इसे बिल्कुल भी ये नहीं लेना चाहिए कि उन्हें अपनी ईमानदारी की सजा मिली है। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें कि वो वाला डिपार्टमेंट ऐसा है जो कि पब्लिक डीलिंग बहुत ही कम है और डिफंक्ट डिपार्टमेंट माना जाता है, जहां पर पब्लिक डीलिंग ज्यादा नहीं होती, और इसी कारण जो मेन स्ट्रीम डिपार्टमेंट है जो कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट था, जो कि अभी फिलहाल उनके कब्जे में था, वो उसको हेड कर रहे थे, उसके तबादला कर दिया गया है। लेकिन जो बात अभी फिलहाल जो सोर्सेज है वो बता रहे हैं कि अशोक खेमका जहां भी गए हैं वहां पर उन्होंने अलग अलग स्कैम्स निकाले हैं और सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में भी उनकी तरफ से जो बोला गया था कि जितने भी रोड्स पे जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, जानलेवा जो मौतें, जो लोगों की जाने जा रही हैं, इसी कारण जो ओवरलोडेड ट्रक्स हैं उनको चालान किया जाए। और इसी कारण जो काफी ज्यादा जो ट्रक यूनियन थी वो चली गई थी, अपने स्ट्राइक के ऊपर चली गई थी, और इसी कारण उनके मन मुताब जो है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हरियाणा के साथ जरूर चल रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये माना जाए कि जब तक जो पोलिटिकल आपके पास मैं दोबारा लौटूंगी। सिपाल साहब, एक बात मुझे बताइए कि क्या हम ये समझें कि जो सिस्टम है, सिस्टम को चलाने वाले और सिस्टम में एक तरीके से भागीदारी देने वाले वही लोग आगे हो पाएंगे जिनको एक तरीके से खुद को साटना और कैसे फायदे के अनुसार काम करना चाहिए, कैसे तिगड़म बिठाना चाहिए, क्या वही लोग ये कहें कि आगे बढ़ पाएंगे सिस्टम में, चाहे राजनीति हो, ब्यूरोक्रेसी हो, कुछ भी हो? देखिए, जहां तक सिस्टम का तैयार, सिस्टम में कई एक चीजें लेट डाउन है, सिस्टम को तो फॉलो नहीं करते। सिस्टम है सच जिसको आप सिस्टम आप कहना चाहती हैं कि टोटल सेटअप, तो सेटअप में ये हालत है जो आपने देख रही है खेमका की। अगर तो कोई ऐसा मर्द गमड़ा निकल आता है, चाहे जो करना कर ही जाओ भाई, मुझे एक जैसे ट्रांसफर करो, दूसरे में कर लो, दूसरे चौथे में कर लो, चौथे में कर लो, मैं तो सही रास्ता रहूंगा, मैं गलत रास्ते पे नहीं जाऊंगा। तो वो सफर करता है। उसके कई बच्चों की एजुकेशन होती है, वहां पढ़ा रहे होते हैं, उनको ट्रांसफर 6 महीने में करके कहीं और बैठ गया बेचारा, फिर तो इस तरह से दबाव पड़ता है। इसीलिए सिस्टम कोलैप्स होता है कि अगर अफसर पे दबाव पड़ेगा, या तो वो कहेगा दफा करो, मैंने क्या इसमें लेना देना है, जो कहते हैं कर दो, या वो ये कहेगा कि ठीक है मैंने तो ज्वाइन कर ही लिया सर्विस में, कुछ साल के बाद छोड़ू, माल बच्चों को देखो। तो ये कई हमारे पास एग्जाम्पल हैं जिसमें लोग जो है या तो इस किस्म की ब्यूरोक्रेसी निकल जाते हैं जो आना चाहिए, या वो सफर करते रहते हैं। मैं आपको कहता हूं कि कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें अगर उसकी 35 साल की सर्विस टोटल होती है तो उसके 38 दफा ट्रांसफर होंगे, हर 8 महीने में ट्रांसफर होती रहती है। तो वो आदमी अल्टीमेटली कहता है या तो छोड़ जाओ, या बिल्कुल ही ऐसा स्ट्रांग हो कि हाँ मैं कंटिन्यू रहूं, जैसे भी है मैं लड़ाई करता रहूंगा, फिर उसके खिलाफ कोई और इल्जाम निकाल देंगे। तो ये जो है, जब तक इसको पॉलिटिकल
ब्यूरोक्रेटिकल को, सिस्टम को, या पॉलिटिकल फैक्ट को ब्यूरोक्रेसी से थोड़ा सा सही रास्ता एक दूसरे नहीं अडॉप्ट करते, ये इंटरएक्शन जो इन्फ्लुएंस है पॉलिटिकल, वो जब तक कम नहीं होता, ये सिस्टम किसी न किसी तरह से करप्ट होता जाएगा। क्योंकि जहां से ये परमिएट होता है जी, अगर पॉलिटिकल कहेंगे जी हम तो डेमोक्रेसी, हम तो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप हमारा कहना कैसे नहीं मानते, हमें पल्स पता है लोगों की, वो पल्स पता करते करते उसको दबा देंगे कि तुम ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। उससे उसको कई दफा सिस्टम के जो लेड डाउन प्रिंसिपल है उनको छोड़कर दूसरे प्रिंसिपल में जाना पड़ा, उससे करप्शन बहुत बड़ी चीज हो गई कि ये बात ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये कि अगर इसी तरीके से दबाव बनता चला जा रहा है तो इसका हल कैसे निकलेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है इसी सिस्टम में हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि तमाम आरोपों के बाद एक तरीके से बड़ी सेटिंग के बाद मलाईदार पद भी मिल जाते हैं। तो फिर अगर ऐसे लोग भी अगर इस सिस्टम का हिस्सा बनेंगे तो फिर कैसे हम बात कर रहे हैं कि करप्शन को दूर किया जा सकेगा, क्योंकि साठगांठ बहुत बड़ी है, बहुत तेजी के साथ साठगांठ बढ़ती है। ऐसे में कैसे ईमानदार इंसान को जगह मिल पाएगी, और इसके खिलाफ तो लगातार हम एक चर्चा कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिहाज से। एक तरफ ब्यूरोक्रेसी है, वो अपनी बातें आगे रखते चले जा रहे हैं, कई तरह की खामियां निकल कर आ रही हैं, कई संगीन आरोप नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ सिस्टम वो क्यों फेल हो रहा है, आखिर कहां पर लूप होल्स हैं जिनको समझने की जरूरत है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो कुछ भी होता है वो देश के लिए होता है, देश की खातिर होता है। इसी पर चर्चा हम कर रहे हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं नोएडा स्टूडियो में। पंजाब पुलिस के पूर्व आईजी हमारे साथ सीपाल सिंह साहब हैं, लखनऊ से पूर्व डीजीपी KL गुप्ता साहब हैं, और चंडीगढ़ से रिपोर्टर हैं नेहा सलारिया। नेहा, मुझे एक बात ये बताइए कि जिस तरीके से ये ट्रांसफर हुआ है, इसके बाद अब बीजेपी में एक तरीके से देखें तो विरोध शुरू हो चुका है, मंत्री भी विरोध कर रहे हैं, अनिल विज ने विरोध किया है, वो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा होना नहीं चाहिए था। तो दूसरी तरफ ये बात भी उठी थी जब बीजेपी सरकार आई थी कि नहीं हो सकता है सेंट्रल में पोस्टिंग मिल जाए, ये कई सारी बातें हवाई हो गई अब। जी बिल्कुल, अगर इसकी बात की जाए तो जुलाई 2014 में ये सिविल सेंट्रल बोर्ड जो है उसकी तरफ से खेमका को सेंट्रल डेपुटेशन पर जाने की मंजूरी दे दी गई थी, लेकिन एक साल बीत चुका है, लेकिन सेंट्रल डेपुटेशन की जो बातें हैं वो हवाई जरूर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर वही हरियाणा सरकार की बात की जाए तो हरियाणा के जो सेहत मंत्री है अनिल विज, वो अब अशोक खेमका के सपोर्ट में आए हैं। उनका यही कहना है कि ये जो तबादला किया गया है इसकी जांच होनी चाहिए, और इसके लिए वो खट्टर जो कि हरियाणा के सीएम है उसके साथ बातचीत भी करेंगे। लेकिन अगर बात की जाए सिस्टम की और अगर बात की जाए अशोक खेमका की ही, तो एक चीज जो बिल्कुल सोचने वाली है वो ये है कि मोदी सरकार जो कि उन्होंने पूरा अपना इलेक्शन कैंपेन जो चलाया था, चुनाव कैंपेन चलाया था, वो रॉबर्ट वाड्रा, कांग्रेस को पीछे करने के लिए रॉबर्ट वाड्रा एक अहम इशू था और अशोक खेमका उसको लेकर आए थे। अशोक खेमका ने वो मुद्दा उठाया था और मोदी की तरफ से अशोक खेमका के इशू को सामने रखकर लोगों से ये कहा गया था कि भ्रष्टाचार खत्म होगा और अच्छे दिन आएंगे। लेकिन अभी फिलहाल जिस तरीके से मोदी सरकार फिलहाल कौन से दिन आए वो तो साफ है, और आखिर हुआ क्यों है ऐसा, इस पर जरूर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, क्योंकि यही सरकार जो कहती है भ्रष्टाचार को हमें पूरी तरीके से हटा देना है, पूरी तरह से खत्म कर देना है, ईमानदार अफसरों को हमें चाहिए, ईमानदारी दिखानी होगी, अगर काम करना है ईमानदार अधिकारियों को ही हम रखेंगे। फिर आखिर ईमानदारी की सजा क्यों दी जा रही है उसी सरकार में? चलिए नेहा, पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। KL गुप्ता जी, एक सवाल मैं करना चाहती हूँ। हम दरअसल ये बात कर रहे थे कि एक बहुत बड़ा नेक्सस है ये, तो ये नेक्सस टूटेगा कैसे? क्योंकि कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करनी पड़ेगी, आवाज तो उठानी पड़ेगी। अगर मानिए ब्यूरोक्रेसी गलत है तो उसके खिलाफ हमें एक्शन लेना पड़ेगा, अगर पॉलिटिकल सिस्टम गलत है, दबाव बनाया जा रहा है, तो एकजुट होकर तो बात करनी पड़ेगी। जी हाँ, पहले एक्चुअली ये आजादी के 15-20 साल तक बड़े अच्छे राजनेता थे और हमारे ICS IP ऑफिसर भी अच्छे थे, तो दोनों तरफ से खामियां हो गई, लीडरशिप बहुत ही पुअर हो गई है और कास्टिस्ट हो गई है, करप्ट हो गई है, सेमी लिटरेट टाइप के, ब्यूरोक्रेसी भी उन्हीं के साथ मिल गई है, दोनों मिल करके सिस्टम को चूना लगाते हैं, सिस्टम से उखाड़ पैसा लेते हैं, तो दोनों तरफ से खामियां हैं। चूंकि सिस्टम को चेंज करने के लिए पॉलिटिकल लीडरशिप को चाहिए इनिशिएटिव लेना, क्योंकि अल्टीमेट पावर, फाइनल डिसीजन उन्हीं के हाथ में होता है। उसके लिए अच्छे चुनाव करने के लिए जनता को जागरूक होना पड़ेगा, अच्छे MP MLA भेजिए, अच्छे मंत्री बने, तो जनता अभी तक जागरूक नहीं है, जनता अभी तक वोट देकर के चुप लगा जाती 5 साल तक, और ब्यूरोक्रेसी में जो बेचारे रजिस्ट करते हैं अलग आती है, जनता तो हर एक सरकार को अलग तरीके से चुन देती है, लेकिन कई तो ऐसे, ये सवाल मैं आपसे कर रही हूँ सीपाल साहब, कि कई अधिकारी तो एक ऐसे होते हैं जिन पर कई आरोप लगे होते हैं पिछली सरकार में, और जो नई सरकार आती है वो भी उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेती है, साठगांठ कर लिया जाता है, तो फिर इन लोगों को क्या होगा? हाँ, ये देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत अहम क्वेश्चन है। जो असेसमेंट है एक इंडिविजुअल की, ऑफिसर की, ये ज्यादातर आजकल
ऑब्जेक्टिव नहीं रही, सब्जेक्टिव बन गई है। जो आदमी समझता है एक ब्यूरोक्रेटिक आदमी को, एक ब्यूरोक्रेट को एक पार्टी समझती है ये तो बिल्कुल ऑनेस्ट है, इसकी जरूरत है, आते ही एक, मैं कहना नहीं चाहता लेकिन आप सबको पता, आते एक ऑर्डिनेंस दे दिया गया जहां पे पीएम ऑफिस में उसको एक्सटेंड, वेट भी नहीं किया, उसके एक्सटेंशन के लिए ऑर्डिनेंस करवा दिया गया क्योंकि उन्होंने समझा कि ये बहुत जरूरी है। तो जरूरत जिसकी है, अहमियत उसकी है जिसकी असेसमेंट पॉलिटिकल पार्टी कर रही है। अगर कल को पॉलिटिकल पार्टी दूसरी आएगी, वो कहेगी मेरे हिसाब से जरूरी नहीं है, उस हिसाब से जो ब्यूरोक्रेट है वो प्रेशर में रहेगा। कल को एक पॉलिटिकल पार्टी कहती है वो उसको कहेगी बड़ा ऑनेस्ट है, तो वो क्या करेगा, वो डिफ्लेक्ट होना शुरू कर जाएगा पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से। तो जब पोलिटिसाइजेशन आ जाती है किसी जगह, तो वो पार्टी जो पोलिटिसाइजेशन आ गई ब्यूरोक्रेसी में, तो ब्यूरोक्रेसी कभी इंडिपेंडेंट नहीं कर सकती। इट बिकम्स कमिटेड ब्यूरोक्रेसी, कमिटेड टू ए पार्टी, जो हमारी कंट्री में नहीं है। ये कोई चाइना में होता है कमिटेड टू अ पार्टी एंड अ प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पर बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी हित के शायद काम होता नहीं है। हाँ, वो कमिटेड टू द पार्टी, यानी कि एक सिस्टम होता है विच इज कॉल्ड कमिटेड ब्यूरोक्रेसी। चाइना में कमिटेड ब्यूरोक्रेसी है कि वो कमिटेड टू द पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, वो कमिटेड ब्यूरोक्रेसी है। हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है एज पर प्रिंसिपल इज इंडिपेंडेंट ब्यूरोक्रेसी, बट ये जो होता है एक पार्टी ने उसको असेस किया जो ठीक है, दूसरे का नहीं, तो वो बेचारा आहिस्ता आहिस्ता डिफ्लेक्ट होता होता एक पार्टी के साथ या दूसरी पार्टी के साथ हो जाएगा। दैट बिकम्स कमिटेड टू उस पार्टी के आइडियोलॉजी से। उससे क्या होना शुरू हो जाता है कि खामियां शुरू हो जाएंगी। वो कहेगा मैं तो ऑलमोस्ट पोलिटिकल बॉस का राइट हैंड मैन हूं, कर लो करप्शन, कर लो सिस्टम को डिफ्लेक्ट। तो बहुत अहम सवाल है ये जो बात आप कह रहे हैं कि एक तरीके से चीजें पॉलिटिसाइज हो जाती हैं, लेकिन इसके पीछे की जो एक वजह है, ये कहें कि ब्यूरोक्रेसी को इस तरह स्ट्रांग होना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी ताकि उनको कहीं से भी प्रेशराइज ना किया जा सके, लेकिन एक आदमी को नहीं, सबको मिलकर। बहरहाल देखना होगा कि वक्त आगे किस तरीके से टर्न लेता है। जरूर ये 3 मामले देश को हिला देने वाले हैं। आप दोनों ही खास मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वाकई देखना होगा कि कब ये जो एक नेक्सस है ये टूटता है और एक तरह से ईमानदार अधिकारियों को उनकी जगह मिलती है, प्रमोशन मिलता है।